हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस भारत रत्न शिक्षालय में। आज का हमारा ये वीडियो यूपीपीसीएस पीवाईक्यू एनालिसिस से संबंधित है, जिसका मुख्य लक्ष्य टारगेट 2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है। इस वीडियो में हम पॉलिटी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। यह इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो पॉलिटी 2018 के क्वेश्चन से संबंधित थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और एक कथन आर। इसके संबंध में विचार करना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। ये पहला कथन है। दूसरा कथन लिखा हुआ है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। नीचे ऑप्शन बने हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में, जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, उसका आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो 30 है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 29, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को, ध्यान रखना है यहाँ पे नागरिकों के किसी वर्ग की बात की गई है, ठीक है, जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। आगे लिखा है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य की निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो पहला प्रावधान है, पहला प्रावधान कौन सा, जिसमें भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों की किसी वर्ग की बात की गई है, इसमें एक प्रकार से समूह के अधिकार की रक्षा की बात की गई है। जबकि दूसरा प्रावधान किसी व्यक्ति के अधिकार, यहाँ पे लिखा है जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि, संस्कृतियों से संरक्षित करने का अधिकार होगा। आगे लिखा है किसी भी नागरिक को, ये व्यक्तिगत रूप से कहा गया है कि केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला समूह के अधिकार, जबकि दूसरा प्रावधान जो है व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 29 आगे कहता है, धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक को भी संरक्षण प्रदान करता है। मतलब सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, धार्मिक के साथ साथ यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यक को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं होगा, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, क्योंकि इसमें नागरिकों के वर्ग की बात की गई है और नागरिकों के वर्ग में अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल होता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो आर्टिकल 29 है वो नागरिकों के वर्ग को भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण देता है, नंबर 1। नंबर 2, ये नागरिकों के साथ साथ सभी नागरिकों को प्राप्त है, किसी एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यक धर्म या किसी अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय को प्राप्त है ये अधिकार। और आगे ये भी इसमें स्पष्ट है कि आप किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से संबंधित किसी भी मामले में उससे वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि भाषा के संरक्षण के अधिकार के तहत आप भाषा के संरक्षण के अधिकार के तहत आंदोलन भी कर सकते हैं भाषा के संरक्षण के लिए। अतः नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए किए गए राजनीतिक भाषण या वादे जो होते हैं वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव अधिनियम 1951, जो जनप्रति अधिनियम है, उसके तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आपसे ये पूछा जाए कि भाषा के संरक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है भाषा के संरक्षण का अधिकार जो है वो आर्टिकल 29 में है। आगे दूसरा बिंदु इस कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के अंतर्गत, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने की कुछ अधिकार हैं। तो वो क्या हैं देखते हैं। तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को, चाहे वे धार्मिक हो या भाषाई,
तो दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात करता है अनुच्छेद 30, धार्मिक और भाषाई। उनको निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला, सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासन करने का अधिकार होगा, नंबर 1। दूसरा बिंदु है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण, जैसे कि आपको अभी सरकार को सड़क बनाना पड़ता है, रोड वगैरह, तो संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि उन्हें दिए गए अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी। आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि राज्य उन्हें मुआवजा राशि नहीं देगा, बल्कि उन्हें मुआवजा राशि प्राप्त होगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा के लिए जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1978 का, उसमें प्रावधान जोड़ा गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, उससे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, लेकिन वो भी किससे हटाया गया है? वो हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मुआवजा राशि जो संबंधित है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को यदि कोई सहायता राशि देता है या सहायता करता है किसी प्रकार की, तो सहायता के दौरान वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलो कि वो मुस्लिम यदि इंस्टीट्यूशन है उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है और कोई पारसी इंस्टीट्यूशन है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, या JNU से नहीं, ऐसा वो भेदभाव नहीं करेगा। वो सभी धर्मों में समानता का भाव प्रदर्शित करेगा। तो हमने दोनों अनुच्छेद पढ़े तो हमें स्पष्ट हो गया है कि अनुच्छेद 30 के तहत जो संरक्षण है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको कि अनुच्छेद 30 के तहत यदि कोई संरक्षण है तो वह अल्पसंख्यकों के लिए होगा, वहीं तक सीमित है जिसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शामिल होंगे, लेकिन नागरिकों के किसी वर्ग तक सीमित नहीं है। जैसा कि अनुच्छेद 29 क्या है, वो नागरिकी वर्ग तक है, वो केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि जो संविधान है ये बहुत बार हर पेपर में स्टेटमेंट के तौर पर आता है कि संविधान में किसी अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित किया गया है या नहीं। तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हालांकि संविधान में किसी भी या कहीं भी अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो नहीं वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार भी शामिल है। अब इसी क्रम में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्ति के साथ साथ उनसे सहायता भी लेते हैं। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो राज्य से केवल मान्यता लेते हैं, सहायता नहीं लेते हैं। और कुछ ऐसे जो राज्य से न तो मान्यता चाहते हैं और न ही सहायता प्राप्त करते हैं। अब जो पहला और दूसरा है, मतलब क और ख बिंदु जो है, जिसमें राज्य से मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त और सिर्फ मान्यता प्राप्त सहायता नहीं लेने वाले इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो दोनों ही संस्थाएं पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए, शैक्षणिक मानकों के लिए, अनुशासन के लिए, स्वच्छता के लिए और शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्य की नियामक शक्ति के अधीन आती हैं। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। जबकि जो तीसरे प्रकार का है, जो न तो मान्यता है न ही सहायता लेता है, वो संस्थाएं अपने मामलों के प्रशासन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये तीसरा प्रकार है इसके लिए है। ठीक है, जबकि ये राज्य नियामक अधीन है, ये दोनों बिंदु जो है ये दोनों है। ठीक है, लेकिन अनुबंध कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियमन जैसे सामान्य कानून के संचालन के अधीन होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पहले और दूसरे प्रकार की संस्थाएं हैं वो अपने पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए और आपके बोल सकते हैं कि शैक्षणिक मानक, अनुशासन, स्वच्छता और शिक्षण कर्मचारी की नियुक्ति के लिए राज्य के नियामक के अधीन होते हैं। जबकि तीसरे प्रकार की संस्थाएं उनसे स्वतंत्र होती है। ठीक है, लेकिन आपको अनुबंध कानून जो एग्रीमेंट होते हैं, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून को तो मानना पड़ेगा। आप चाहे सहायता लो मत लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी क्रम में एक केस था बलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज सचिव मामले में। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उनके प्रशासन से संबंधित मानकों के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। वो क्या थे, इन्हें देखते एक एक करके। अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार निम्नलिखित होंगे। पहला, अपने शासी निकाय का चयन करना। तो शासी निकाय के यानी गवर्निंग बॉडी जो होती है उसका निकाय का चयन करने के लिए संस्थाएं स्वतंत्र हैं।
जिस पर संस्था के संस्थापकों को संस्था संचालन और प्रबंधन के लिए विश्वास और भरोसा होगा। ठीक है। दूसरा, शिक्षण कर्मचारी या शिक्षक, व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य और गैर शिक्षण कर्मचारी की नियुक्ति, ये सभी कर्तव्य वगैरह के लिए भी वो की जाती है। अपनी पसंद के पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देना और उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। संस्थान के लाभ के लिए अपनी संपत्तियों और परिसंपत्ति का उपयोग करना, तो ये भी इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक को अधिकार प्राप्त हैं, वो अधिकार केवल बहुसंख्यक के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की तुलना में लाभप्रद स्थिति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई उल्टा भेदभाव नहीं है। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान आदि से संबंधित देश के सामान्य कानून जो सभी पर लागू होते हैं, अल्पसंख्यक पर भी समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात इनको किसी भी प्रकार के, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार के कानून से छूट है, कोई अपराध करने का अधिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार किसी भी फंडामेंटल राइट कोई सा भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसी प्रकार जो आर्टिकल 30 और 29 है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। अर्थात शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार जो है वो पूर्ण रूप से या एब्सोल्यूट रूप से प्राप्त नहीं होता है। अर्थात इन्हें इसकी आड़ में किसी प्रकार का कोई कुप्रशासन करने का अधिकार नहीं है। कुप्रशासन मतलब जैसे कोई शैक्षणिक संस्थान एक से है, वो यदि अपनी गतिविधियों के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है तो उसे ये अधिकार नहीं है। मतलब उस पर यदि इस प्रकार का कुछ भी किया जाता है तो उस पर अकादमिक उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय हैं और रेगुलेशन किए जाएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पर जांच हो सकती है क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन कुशल, सुदृढ़ है ताकि संस्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राज्य के द्वारा सामान्यतः विद्यार्थी शिक्षकों के कल्याण से संबंधित बनाए गए विनियम, नियुक्ति के पात्र मानदंड, योग्यताएं निर्धारित करने वाले विनियमन, साथ ही कर्मचारी की शर्तें, कर्मचारी के शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए विनियमन और अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्धारित करने वाले विनियमन भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऐसे विनियमन किसी भी तरह से अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि राज्य इस प्रकार में मतलब विद्यार्थियों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित कोई रेगुलेशन बनाता है या उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई पात्रताएं निर्धारित करता है या योग्यताएं बनाता है या कर्मचारियों की सेवा शर्तें मतलब मान के चलो कोई एरिया है, वहाँ पे कोई एक संस्थान है और उसने उसकी सैलरी डिसाइड की हुई है लेकिन वो राज्य के न्यूनतम वेतन मानकों से कम है, तो राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा और उचित कार्रवाई कर सकता है। तो राज्य की ऐसी कार्रवाई को आप अनुच्छेद 30 के तहत हस्तक्षेप नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट है कि राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों और योग्यताओं को पूरा करने के अधीन जो गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होंगे को चयन की किसी भी तर्कसंगत प्रक्रिया को अपनाकर शिक्षक और व्याख्याताओं की नियुक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। राज्य द्वारा सहायता का विस्तार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की प्रकृति या चरित्र को नहीं बदलता। मतलब कोई संस्थान है वो यदि राज्य से सहायता प्राप्त करता है तो ये सहायता प्राप्त करना ऐसा नहीं होगा कि वो अल्पसंख्यक का दर्जा खो देगा, नहीं, उसके चरित्र और प्रकृति वही रहेगी। राज्य के द्वारा सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती है। हालांकि अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार को कमजोर या कम किए बिना ऐसा किया जाएगा। मतलब जो राज्य है वो कुछ दायरे, कुछ शर्तें निर्धारित कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, वापस से जानते हैं, एक बार समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज़। तो हमने अभी देखा था, आपको बताया था कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कथन अपने आप में सही हो जाएगा, तो ये आपका सही हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा रीज़न लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो बिल्कुल ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बी।
क्योंकि यहाँ पे कथन और कारण तो दोनों ही सही है, लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब सिर्फ इससे कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता देता है, इसका संबंध इस बात से नहीं लगाया जा सकता कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित करता है या नहीं, इसीलिए विकल्प बी सही विकल्प होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, स्टेट्स हैव नो राइट्स टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसमें से ऑप्शन बताना है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। हिंदी में देख लेते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। राज्यों को भारत के संविधान के तहत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, अलगाव की न्याय संगत वकालत से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फेडरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच संबंध की प्रकृति के आधार पर सरकार को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अब इसमें परिभाषा के अनुसार एकात्मक सरकार कौन सी होती है, तो वह सरकार जिसमें सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित हों। अर्थात क्षेत्रीय सरकारें यदि मौजूद हैं तो राष्ट्रीय सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करती है। मतलब एकात्मक सरकार में सभी शक्तियाँ जो होती है वो सेंटर के पास होती है। ठीक है, और यदि स्टेट है तो स्टेट जो होगा वो अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है, राज्य से, मतलब वो राज्य के अधीन होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा एकात्मक सरकार क्या होती है। वहीं दूसरी ओर संघीय सरकार वह होती है जिसमें संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो ये डिवीज़न ऑफ पावर होता है या सेपरेशन ऑफ पावर, संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब कौन से देश में किस प्रकार का मॉडल है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन जैसे देश हैं, वहाँ पर सरकार का एकात्मक मॉडल है। ठीक है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, इसमें क्या है कि जो सेंटर है वो पावरफुल है और वो ही प्रोविज़न जो होते हैं जो आपके स्टेट हैं उन सभी के लिए मतलब करता है। उसी की शक्तियों के अधीन लोग कार्य करते हैं और उसी से अधिकार प्राप्त करते हैं। सेंटर जब चाहे जब कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। जबकि जो आपका अमेरिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रशिया है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये देश जो होते हैं वो संघीय मॉडल पर काम करते हैं। आगे देखते हैं, संघीय मॉडल जो होता है उसमें राष्ट्रीय सरकार को संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार या संघ सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। संघीय और एकात्मक सरकार की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर यहाँ पे कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन क्या होगा, तुलनात्मक अध्ययन यही होगा कि जो एकात्मक सरकार होती है वो पूर्णतः संघ से संचालित होती है, मतलब केंद्रीय सरकार से संचालित होती है। जबकि जो एकात्मक जो संघीय सरकार होती है वो अपने अधिकार, अपनी शक्तियाँ जो होती है वो भारत संविधान से प्राप्त करती है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब जो संघीय सरकार बनती है वो दो तरीके से बन सकती है। एक है एकीकरण के माध्यम से, मतलब जैसे बहुत सारे जो राज्य थे वो आपस में मिले और उन्होंने एक संघ बना लिया। दूसरा है विघटन के माध्यम से, अर्थात एक बड़ा संघ था, उसने अपनी शक्तियों के लिए, मतलब संचालन के लिए छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। एक दो तरीके हो सकते हैं। तो एकीकरण के माध्यम से जिसमें छोटे छोटे राज्य एक मिलकर एक बड़ा संघ बनाते हैं, और विघटन के माध्यम से अर्थात एक बड़ा संघ जो है वो अपने कार्य संचालन के लिए छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है। जो पहला मामला है अर्थात जो एकीकरण का मामला है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो पहले मामले में सैन्य रूप से कमज़ोर या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य एक साथ मिलकर एक बड़ा और मजबूत संघ बनाते हैं, जैसे आपका अमेरिका। ठीक है, वहीं दूसरे मामले में ये आपका विघटन के माध्यम से क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए, किसे, क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देना। जो एकीकरण है उसका उद्देश्य क्या होता है, सैन्य रूप से कमज़ोर और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मामला है उसमें क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि विविधता का प्रतिनिधित्व हो सके।
प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करके एक बड़े एकात्मक राज्य को संघ में बदला जाता है, जिसे एग्जाम्पल के लिए कनाडा। तो दुनिया का यदि पूछा जाए कि सबसे पुराना और पहला संघ कौन सा है, तो अमेरिका है। ठीक है, इसका गठन 1787 में किया गया। सन ध्यान रखिएगा, अमेरिकी क्रांति के साथ हुआ। इसमें 50 राज्य शामिल हैं, जिसे संघ का मॉडल कहा जाता है। जबकि 10 प्रांतों वाला कनाडाई संघ भी काफ़ी पुराना है, ये 1867 में बना हुआ है। अब भारत की बात की जाए तो भारत का संविधान देश में संघीय सरकार प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने 2 मुख्य कारणों से संघीय प्रणाली को अपनाया। कौन कौन से कारण थे? पहला, देश का बड़ा आकार। तो पहला कारण हो गया देश का बड़ा आकार, और दूसरा था इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। पहला कारण देश का बड़ा आकार, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत में संघीय सरकार की प्रणाली को अपनाया। ठीक है, उन्होंने महसूस किया कि संघीय प्रणाली न केवल देश के कुशल शासन के लिए सुनिश्चित करती है, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को समेटती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को समेटती है। मतलब क्षेत्रीय स्वायत्तता कैसे? क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब हर राज्य को आप अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, और एकता कैसे है? सभी राज्य जो हो रहे हैं उनको एकता देने के साथ आप केंद्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। जैसे हर राज्य को स्वायत्तता है तो ना उनमें अलगाव होगा, ना विद्रोह होगा, ना ही किसी प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सबको स्वायत्तता है, और इसी प्रकार केंद्र सुरक्षित रहेगा, सशक्त रहेगा, तो राष्ट्रीय एकता भी मजबूत रहेगी। जो भारतीय नागरिक हैं वो अपने राज्य के निवासी होते हैं और साथ ही भारत के नागरिक हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है, उसी प्रकार संविधान में कहीं भी संघ शब्द, मतलब इसका इंग्लिश शब्द होता है फेडरल, तो कहीं पे भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। और इसी क्रम में आगे लिखा हुआ है, इसके बजाय संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ इंडिया है। तो भारत फेडरल नहीं है, फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फेडरल और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ होता है यूनियन ऑफ स्टेट। वाक्यांश को राज्यों के संघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय 2 चीज़ों से इंगित किया गया। मतलब भारत ने यूनियन स्टेट को 2 कारणों से चुना। पहला कारण है कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो था उसमें राज्य जो थे वो छोटे छोटे अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन उनके पास वही आर्थिक रूप से पिछड़ापन और शक्तिक रूप से कमज़ोर के कारण वे राज्य आपस में आए और उन्होंने मिलकर एक संघ का गठन किया। इसलिए इनमें एक प्रकार का एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ था। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं था। भारत पूर्ण देश के रूप में स्वतंत्र हुआ था। उसमें उसका गठन किसी भी प्रकार से राज्यों के समझौते से संबंधित नहीं था। एक बार फिर से यूनियन स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट को समझ लेते हैं। जो यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, वो कैसे है? क्योंकि भारत पूर्ण रूप से एक राज्य था। उसने छोटे छोटे राज्य बनाए या छोटे बड़े राज्य बनाए, वो अपने प्रशासन की सहूलियत के लिए बनाए। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं था। अमेरिका छोटे छोटे राज्य थे पहले और स्वतंत्र राज्य थे, कोई अमेरिका देश नहीं था। इन छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया, इसीलिए इसे फेडरेशन कहा जाता है। और भारत को यूनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में एक बड़ा देश है, उसने अपने छोटे राज्य प्रशासन की आसानी के लिए बनाए हैं। मतलब अमेरिका का जो संघ है वो राज्यों के बीच समझौते से बना है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यही पहली चीज़ इसमें लिखी है कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। वहीं दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरे पॉइंट में लिखा है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब भारत में राज्य ऐसा नहीं बोल सकते कि हम संघ से, जैसे कल को उत्तर प्रदेश बोले कि मैं इंडिया से अलग होकर एक नया देश बनाऊंगा, तो भारत में ये चीज़ नहीं है। तो इसी कारण भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक है, भारत संघीय प्रणाली जो है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। जैसा कि हमने देखा, कनाडा जो था वो भी पहले मतलब एक बड़ा ही राज्य था। उसने अपनी सहूलियत के लिए छोटे छोटे राज्य बनाए अब राज्य के भीतर। ठीक है, कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से मौलिक रूप से भिन्न है, क्योंकि एक बड़े मजबूत केंद्र स्थापित करता है। भारतीय संघ कनाडाई संघ से अपने गठन में एक जैसा दिखता है,
दूसरा, संघ शब्द को प्राथमिकता देने में एक जैसा है। इसके केंद्रीकरण की प्रकृति दोनों में बराबर है, अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। तो आपसे यदि पूछे कि भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, विषय कहाँ से लिया है, तो ये विषय कनाडाई संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहला आपको ध्यान रखना होगा कि भारत ने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, लेकिन भारत में यूनियन कहा जाता है। यूनियन है क्योंकि बड़े राज्य छोटे छोटे राज्यों में हुआ है। ठीक है, तो अपने प्रशासन की सहूलियत के लिए। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर की कुछ विशेषताओं को अपनाया है, या फेडरल स्ट्रक्चर में क्या विशेषताएं होती हैं उसे एक बार देखते हैं। तो क्या होता है फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला है डोल पार्टी, मतलब संविधान में दोहरी राजनीति की स्थापना की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य की प्रत्येक को संविधान के तहत संप्रभु शक्तियाँ प्राप्त है। मतलब जो संविधान है उसी के द्वारा राज्यों को शक्ति प्राप्त होती है, न कि वो केंद्र की दया पर निर्भर करते हैं। जो संघ होता है वो राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा के मामले, संचार के मामले देखता है। वही राज्य सरकार जो होती है वो अपनी सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार के मामले या क्षेत्रीय मामले देखती है। इसी से क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित किया गया है। मतलब क्षेत्रीय स्वायत्तता में कृषि, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, और राष्ट्रीय एकता में विदेशी मामले, रक्षा, मुद्रा, संचार जैसे मामले शामिल होते हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें संविधान जो होता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे जो एकात्मक शासन की विशेषता यदि देखी जाए तो एकात्मक शासन के अंतर्गत संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, दोनों प्रकार से संविधान हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत यानी संघीय शासन में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन ही होता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लिंग्विस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ओरिजिनली इट कंटेंट प्रियम्बल, और ओरिजिनली मूल रूप से 395 आर्टिकल थे भारतीय संविधान में, और आपका शेड्यूल 2 जो है वो कंसिस्ट प्रियम्बल के बारे में 470 आर्टिकल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरी विशेषता फेडरल स्ट्रक्चर की होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी विशेषता होती है डिवीज़न ऑफ पावर। तो डिवीज़न ऑफ पावर तीसरी विशेषता है, मतलब संविधान ने, ठीक है, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया गया है। आपको दो वर्ड मिलते होंगे कहीं कहीं, एक होता है डिवीज़न ऑफ पावर और एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये दोनों वर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। ये क्या होते हैं? जो डिवीज़न ऑफ पावर होता है वो होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या होता है? सरकार के अंगों में शक्ति का विभाजन। सरकार के अंगों में शक्ति का विभाजन। सरकार के अंग कौन से? जैसे आपका लेजिस्लेचर, जो आपका जुडिशरी होता है, और जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, इनमें जो शक्तियों का विभाजन होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका एक बिंदु यह है कि उसमें डिवीज़न ऑफ पावर होता है। डिवीज़न ऑफ पावर के तहत केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। तो भारत में जैसे सूची में केंद्रीय सूची जो है उसमें 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख गया दूसरा। तीसरा बिंदु है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपका संविधान है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। ये फेडरल स्ट्रक्चर की मूलभूत विशेषता है। जैसे जो एकात्मक शासन है उसमें आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जैसे ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे संसद सर्वोच्च है। इसीलिए भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में तो संविधान सर्वोच्च है लेकिन ब्रिटेन में तो संसद सर्वोच्च है। आगे, केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून को प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा समीक्षा शक्ति के माध्यम से अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोनों स्तर पर सरकारें और अंग जो है वो अपने कार्य के तहत, आप कल को जैसे एमपी की कोई गवर्नमेंट है, एमपी सरकार है, वो बोले कि मैं विदेश मामलों पर कोई कानून लेके आऊँगा, तो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। तो संविधान सर्वोच्च है इसीलिए ये स्थापित है, नहीं तो सरकारों में इस प्रकार का आपको काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता। आगे है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए, तभी संविधान की सर्वोच्चता कायम भी रह सकती है। क्योंकि यदि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हुआ तो उसमें लगातार संशोधन किए जाएंगे, चेंज किए जाएंगे, वो कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के कारण उसे संशोधन करने के लिए हमें कम से कम एक प्रकार के बहुमत, विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, तभी इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो भारत में भी यही है कि जो संघीय विषय से संबंधित जो भी प्रावधान है उसमें विशेष बहुमत संसद का प्लस राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत से भी पारित होना चाहिए, तभी संघीय विषय से संबंधित किसी भी मामले में संशोधन किया जा सकता है। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को उतने कठोर रूप में जैसे अमेरिका में अपनाया गया है उस टाइप से नहीं है। भारत में लचीला और दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है, क्योंकि अमेरिका में यदि कोई भी बिल आपको यदि किसी भी प्रकार का संघीय प्रावधान में तो 3/4 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। वहाँ अत्यधिक कठोर प्रक्रिया है, इसीलिए वहाँ पे संविधान संशोधन आज की तारीख में बहुत कम, 7 या 10 के आसपास हुए हैं इतने सालों के इतिहास में। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फीचर है, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। मतलब आपका जो न्यायालय है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर 2 पर्पस। कौन कौन से? पहला है प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, और दूसरा द सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, तो यदि राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए न्यायालय का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, और इसी प्रकार फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा की जाती है। ठीक है, अगला और 7वां पॉइंट है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधानमंडल। मतलब जैसे जो भी फेडरल देश होगा या जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का शासन होता है वहाँ पे केंद्र में केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। ठीक है, जैसे भारत में है लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको ध्यान रखना होगा। जो उच्च सदन निम्न सदन शामिल होता है, राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसकी विशेषता ही यही है बाईकैमरलिज्म की, कि एक ऐसा सदन होगा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा संघ में, तो संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है राज्यसभा, जबकि जो लोकसभा होती है वो पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है डुअल पार्टी, दूसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है डिवीज़न ऑफ पावर, IMP मार्क कीजिएगा, चौथा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी IMP मार्क कीजिएगा, पांचवा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मार्क कीजिएगा, छठवा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, इसे भी मार्क कीजिएगा, और एक है बाईकैमरलिज्म, इसे भी मार्क कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था राज्यों को भारत के संविधान के तहत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है, तो ये कथन अपने आप में सही है। दूसरा है अलगाव की न्याय संगत वकालत से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी। बिल्कुल ये कथन भी अपने आप में सही है, क्योंकि यदि न्याय संगत आप मांग करते हैं, यदि किसी राज्य को बनाना है और न्याय संगत मांग है, तो उससे क्या होता है कि वो अपने अधिकारों की बातचीत करते हैं। तो अधिकारों की बातचीत करना या मांग करना कहीं भी गलत नहीं होता है। जैसे अधिकारों की मांग करके ही आंध्र प्रदेश बना, बहुत सारे राज्य ऐसे बने जैसे हरियाणा, ये सब अधिकारों की मांग करके ही बने हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्या ये स्टेट लिस्ट का विषय है। दूसरा है सेंसस या जनगणना, क्या ये केंद्रीय सूची या यूनियन लिस्ट का विषय है। तीसरा है एलोकेशन ऑफ सील इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, तो ये क्या सेकेंड शेड्यूल में आता है। और एक है एंटी डिफेक्शन, क्या ये 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए कुछ कि आपके कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। तो एलोकेशन ऑफ स्टेट जो है, स्टेट लिस्ट काउंसिल ऑफ स्टेट की जो सीट्स हैं वो आपके आती है 4th शेड्यूल में। ठीक है, जो सेकंड शेड्यूल है वो आपकी सैलरीज से संबंधित है, किन किन की, आपके प्रेसिडेंट की, आपके राज्यपाल की, और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरीज है। ठीक है, और
एंटी डिफेक्शन बिल्कुल सही है, 10th शेड्यूल में ही है। सेंसस जो होता है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जनगणना केंद्र संघीय सूची का विषय है, बिल्कुल सही। और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो होता है वो स्टेट लिस्ट का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। तो संविधान में ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें संविधान में लिखी गई है, स्पेशली मेंशन है। तो संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का 3 गुना वितरण किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला है संघ सूची से संबंधित, दूसरा है राज्य सूची का, और तीसरा है समवर्ती सूची के विषय। जो संसद के पास संघ सूची से सूचीबद्ध विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। ये वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं, मूल रूप से इसमें 97 विषय थे। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? इसमें आपका डिफेंस आता है, बैंकिंग आता है, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, ठीक है, इंश्योरेंस। आप ध्यान रखना कि इंश्योरेंस जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है, ठीक है। अगला है संचार, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य। तो आपको बीमा के साथ वाणिज्य ध्यान रखना होगा कि वाणिज्य भी संघ सूची का विषय है। अगला है जनगणना भी आपके क्वेश्चन में था, तो इसको हम मार्क कर देते हैं कि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, ठीक है। और लेखा परीक्षा जो ऑडिटिंग होता है उसमें राज्यों की अलग से नहीं होती है, इसीलिए आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो सिर्फ भारत सरकार के स्तर पर एक होता है। आगे देखते हैं राज्य सूची से संबंधित सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है। सामान्य परिस्थिति क्योंकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। कौन कौन से मामले? कल हमने देखा था वीडियो सीरीज में कि जो आर्टिकल 249 है, ठीक है, इसमें यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, एक मामला ये होता है। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो मामले होते हैं उससे संबंधित। ऐसे ही कुछ और मामले अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आपको कानून से संबंधित यदि कोई मामला हो तो उसमें भी संसद कानून बना सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए सामान्य परिस्थिति लिखा हुआ है, क्योंकि वो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे आपातकाल आपकी विशेष परिस्थिति है। तो राज्य विधानमंडल के पास सामान्य स्थितियों में राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके वर्तमान में 59 विषय हैं, 59, जो मूल रूप से 66 थे, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था, जो आपका अभी क्वेश्चन में भी था कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, ये कौन सी विषय के विषय हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका कृषि भी आ जाएगा, आपका जेल जो होता है वो राज्य सूची का विषय है, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, मार्केट, थिएटर, जुआ, तो ये भी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए इन्हें: सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस, स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, थिएटर और जुआ। जो सबसे अधिक संभावना रहती है बनने की वो रहती है समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं, जिसपे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऐसे टोटल 52 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन पहले ये मूल रूप से 47 थे, क्योंकि जो 5 विषय हैं उनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो कौन कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें आपके आपराधिक कानून आ जाते हैं और प्रक्रियाएं जो होती है। तो यदि पूछे कि आपराधिक कानून और प्रक्रियाएं किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा है यहाँ पे सिविल प्रक्रिया, ठीक है। तो आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक जो होता है वो भी समवर्ती सूची का विषय है। आपका जनसंख्या नियंत्रण किस विषय का है? समवर्ती सूची का। ध्यान रखना, जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या जो करवाना है, जनगणना, वो संघ सूची का विषय होता है, ठीक है। फिर परिवार नियोजन, ठीक है, और आपका बिजली जो होता है वो, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ड्रग्स, समाचार पत्र, किताबें जो है ये सब भी समवर्ती सूची के विषय में, प्रेस प्रिंटिंग भी समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो आप एक बार वापस से मैं इन विषयों को बोल देता हूँ, आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। आपराधिक कानून और प्रक्रियाएं, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक सामाजिक नियोजन, ड्रग्स, समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस, ये सभी विषय जो हैं वो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 5 विषय शामिल किए गए समवर्ती सूची में राज्य सूची से। कौन कौन से थे वो? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये है शिक्षा, वन, वजन और माप,
जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा और न्याय का प्रशासन। ठीक है, ये विषय 5 विषय जो पहले राज्य सूची के विषय थे उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। शिक्षा, वजन और माप, जंगली जानवरों की और पक्षियों की सुरक्षा और न्याय का प्रशासन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। आगे, संसद को भारत के किसी भी हिस्से के किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति है। किसी भी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूचीबद्ध हो। यह प्रावधान संघ शासित प्रदेश या अधिकृत देशों से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे 2016 में 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी लेके आए थे, तो जीएसटी की बात है यहाँ पे। इसमें विशेष प्रावधान किया गया। तदनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को संघ या राज्य द्वारा लाए गए मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। संसद के पास जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जहाँ जीएसटी या दोनों की आपूर्ति अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित होगी। मतलब जीएसटी पर तो ऐसे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद के पास विशेष कब होगा, जब मामला अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य का होगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है वो संघ सूची का विषय भी हमने ऊपर देखा था। आगे लिखा है कि जो अवशिष्ट विषय हैं, अवशिष्ट विषय मतलब जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, उनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है। ठीक है, कानून बनाने की इस अवशिष्ट शक्ति में कर लगाने की शक्ति भी शामिल है। यानी जो टैक्स का डिवीज़न है स्टेट और सेंटर में, यदि उसको छोड़कर कोई और टैक्स का मामला उठता है, जैसे आपका जो सर्विस टैक्स है वो इसी प्रकार का टैक्स था, ये पहले इसको वर्णित नहीं किया गया था, लेकिन सर्विस टैक्स से जब मामला उठा तो फिर उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट है कि जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं उनके लिए देश भर के कानून बनाने की एकरूपता की आवश्यकता है। उन्हें संघ सूची में शामिल किया गया है। जहाँ पे क्षेत्रीय महत्व है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और जिन मामले पे पूरे देश में कानून बनाने की एकरूपता वांछनीय है लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह एकरूप हो, तो वो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत लाए गए हैं। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि अमेरिका में संविधान में केवल संघीय सरकार की शक्तियों को गिना गया है, क्योंकि वहाँ पे राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। शेष शक्तियाँ राज्यों को छोड़ दी गई है। ऑस्ट्रेलिया संविधान ने शक्तियों का एकल गणना के लिए अमेरिकी पैटर्न का ही पालन किया। दूसरी ओर कनाडा में दोहरी गणना है, संघीय और प्रांतीय, शेष शक्तियाँ केंद्र में निहित है। अब भारतीय संविधान के जो शेड्यूल हैं उनसे संबंधित हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो जैसे जो पहला शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जहाँ पर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल एंड जुरिडिक्शन के साथ उनको वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में जो वर्णित है वो है, ठीक है, तो उसमें है एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सीएजी शामिल हो जाते हैं। जो आपका तीसरा शेड्यूल है, तीसरे शेड्यूल में आपका बेसिकली शामिल है जो ऑथ है, ऑथ और अफर्मेशन। तो शपथ ग्रहण जो होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स के, एमपी, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज वगैरह, तो उनका ऑथ होता है। ध्यान रखना है इसमें आपका प्रेसिडेंट नहीं आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का एक अलग आर्टिकल में वर्णन किया गया है। आगे फोर्थ शेड्यूल में जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये आपके क्वेश्चन में दिया था, तो ये एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा जो है वो फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत आता है। पांचवी सूची में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये आता है। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ठीक है, ये है शेड्यूल एरिया के लिए फिफ्थ शेड्यूल, लेकिन ट्राइबल एरिया के लिए है सिक्स्थ शेड्यूल, जिसमें आपके 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो सातवां शेड्यूल है वो आर्टिकल 246 के अंतर्गत 246 है, जिसमें तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची के स्तर पर। आठवां शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 344 और 351 है, जिसमें 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, जो 9वां शेड्यूल है वो एक प्रकार से अमेंडमेंट के माध्यम से इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया और एक्ट रेगुलेशन, जो कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें संविधान के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट में या फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत लाया गया था।
तो ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन है जो वैलिड रहेंगे। जैसे आपका भूमि सुधार के संबंधित जो विषय थे वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते थे पहले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाद में इसे एक केस में ये खारिज कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया है कि ये विषय जो होंगे इन पे भी न्यायालय का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्योंकि ये केस जो था वो IR कोहेलियो केस करके एक केस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 9वीं अनुसूची पर भी अब जांच की जा सकती है। 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है। जो 11वां शेड्यूल है वो 243G के तहत आता है। ये पंचायती राज से संबंधित 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 है। और 12th शेड्यूल जो है वो 74 अमेंडमेंट है जो नगर निकाय से संबंधित है, 243W। अगला आपका विषय था कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं। तो कितने विषय हैं, तो इसमें 22, 24, 32 और 29 है। तो इसका सही जवाब 29 है। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है। 11th शेड्यूल कंटेन द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें 29 मेथड्स शामिल हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 29। अब कौन कौन से विषय हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा कि एग्रीकल्चर, फिर आपका लैंड इम्प्रूवमेंट, आपका माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, तो ये सब चीज़ें आपका खादी विलेज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल। ठीक है, अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, फिर लाइब्रेरीज, या आप देख लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ लीजिएगा। आगे जो 12th शेड्यूल है इसमें 74 अमेंडमेंट के माध्यम से 18 मीटर शामिल है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति म्यूनसिपैलिटीज़ पर होती है। ठीक है, तो वो क्या क्या है, इसमें आपका आ जाएगा अर्बन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड और ब्रिज, फायर सर्विसेज, या स्लम इम्प्रूवमेंट जो होता है वो, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। तो इसमें कुछ ऐसे विषय हैं, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार देख लेना इसको। 5वां क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या PMO कहते हैं इसे, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977। दूसरा है, इट इज़ हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन सा सही है, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं, एक बार समझते हैं। ये आपका है जो राष्ट्रपति भवन के पास में स्थित है PMO। ठीक, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या महत्व है, उससे पहले इसकी उत्पत्ति से शक्ति तक समझते हैं कि क्या है। PMO की स्थापना 1947 में की गई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे गलत हो गया कि 1977 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक है, 1977 में PMS बदलकर PMO हो गया, क्योंकि इसे पहले प्रधानमंत्री सचिवालय कहते थे, इसका सिर्फ नाम बदला है, इसकी शक्तियाँ कार्य लगभग वैसे ही हैं। तो ये 1977 में इसका नाम बदला गया था, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसकी संरचना क्या है, तो संरचना है PMO में भारत के प्रधानमंत्री के तत्काल स्टाफ के साथ साथ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने वाले कई स्तर के सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं। प्रधान सचिव जो होते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान होगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी की बात की गई है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका न तो 1 न तो 2 आंसर आएगा। आगे, वर्तमान में नृपेंद्र मिश्रा इसके प्रधान सचिव हैं। तो PMO की प्रधान सचिव है नृपेंद्र मिश्रा। परिभाषा क्या है, PMO को सचिवी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 77(3) के प्रावधान के तहत बनाई गई प्रशासनिक एजेंसी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 1961 में व्यवसाय आवंटन के नियम के तहत एक विभाग के रूप में नामित किया गया। एक स्टाफ एजेंसी के मुख्य के रूप में भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने में सहायता करता है और ये संविधानेतर निकाय माना जाता है। ठीक है, मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के करीब होने के कारण आज प्रधानमंत्री कार्यालय कैबिनेट सचिवालय से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका और संरचना क्या है, राजनीतिक रूप से इसका नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से प्रधान सचिव जो होते हैं, जो एक प्रकार के वरिष्ठ सेवानिवृत्त IAS होते हैं। 1 या 2 अतिरिक्त सचिव होते हैं, 5 संयुक्त सचिव होते हैं, और एक होता है NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार,
और अनेक निदेशक और उपनिदेशक इसमें उप सचिव शामिल होते हैं। अब जब कैबिनेट सचिवालय की बात हुई थी तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं। गवर्नर जनरल इन काउंसिल प्रक्रिया लॉर्ड कैनिंग, इसको ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। 1961 के काउंसिल अधिनियम के द्वारा इनको वैधानिक अधिकार दिए गए थे। परिणाम स्वरूप पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई या कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग। कार्यकारी परिषद के सचिवालय का नेतृत्व जो है वो कैबिनेट सचिव करते हैं। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के संविधान द्वारा कार्यकारी परिषद के सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय नाम दिया गया। अब ध्यान रहे कि क्या कैबिनेट शब्द का वर्णन संविधान में है, तो बिल्कुल अनुच्छेद 352 के तहत इस शब्द को अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी परिषद के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में है क्योंकि इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत लेके आए थे। क्योंकि जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किसकी सहमति से लगता है, तो कैबिनेट की लिखित सहमति से राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, तो कैबिनेट शब्द का इसे यहाँ पे आया था। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार की मुख्य समन्वय एजेंसी है। कैबिनेट सचिवालय वह कार्यालय है जो कैबिनेट को सचिवी सहायता प्रदान करता है। यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 और कार्य संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करके सरकार के मंत्रालय विभाग के संचालन सहायता करता है। आगे है भारत के कैबिनेट सचिवालय की संगठनात्मक संरचना क्या है। इसमें सिविल विंग होता है, सैन्य विंग होता है, खुफिया विंग होता है। ठीक है, लोक शिकायत निदेशालय होता है, कैबिनेट सचिव होते हैं, रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय अधिकरण है और प्रदर्शन प्रबंधन प्रभाग भी इसमें शामिल है। अगस्त 2018 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कैबिनेट सचिवालय के अधीन आ गया। ठीक है, सामूहिक निर्णय लेने में भारत के कैबिनेट सचिवालय के क्या कार्य हैं, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है मंत्रियों, जो मंत्रिमंडल है उनके निर्णय में। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार मंत्रिमंडल और उनकी समितियों की बैठक का आयोजन ये करता है, एजेंडा तय करता है, चर्चाओं का रिकॉर्ड रखता है, प्रधानमंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद चर्चाओं के रिकॉर्ड को वितरित करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल उनकी समितियों के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और सभी वरिष्ठ स्तर के नियुक्ति भी अनुमोदन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, एक और शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हमने ऊपर रिवीजन किया, आप एक बार फिर से उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसको एक दो बार रिवाइज करिएगा। किस राज्य पर लागू है, तो उसमें हमने देखा था कि क्या वो त्रिपुरा पर लागू है, तो बिल्कुल। क्या वो सिक्किम उसमें आता है, तो नहीं आता है। क्या नागालैंड आता है, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर होगा आपका ए त्रिपुरा। अब इसको डिटेल में एक बार देखते हैं। इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया कौन से शेड्यूल में आता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। केवल इन 4 राज्यों के लिए विशेष व्याख्या इसमें की गई है। क्या है, इसमें बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों ने इन राज्यों को कई अन्य लोगों के जीवन तौर तरीके को बहुत अधिक आत्मसात नहीं कर पाए हैं, मतलब मेल मिलाप कम हो पाया है, इसीलिए इन्हें संरक्षण देना चाहिए। ये क्षेत्र अब तक मानव शास्त्रीय नमूने हैं। भारत के अन्य भागों में जनजातीय लोगों ने कमोबेश उन लोगों की संस्कृति को अपनाया है जिनके बीच वे रहते हैं। दूसरी ओर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों की जड़ें अभी भी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और सभ्यता से संबंधित है, तो ये घुल मिल नहीं पाए हैं। इसीलिए संविधान में इन क्षेत्रों के साथ अलग तरह से व्यवहार किया गया है और इन लोगों को स्वशासन के लिए पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में निहित प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या है, हो सकता है कल को डिटेल में जाके क्वेश्चन बनाए। तो पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्तता जिले के रूप में गठित किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये संबंधित राज्य के कार्यकारी अधिकार से बाहर नहीं है। मतलब इन क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई है कि आप स्वायत्त राज्यों का गठन या स्वायत्त जिलों का गठन कर सकते हैं राज्य के अंदर, लेकिन वो जिले, स्वायत्त जिले जो होंगे वो राज्य के कार्यकारी अधिकार या प्राधिकार से बाहर नहीं होंगे। मान के चलो असम का कोई जिला है और उसको यदि इस प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त है
तो वो जिला ऐसा नहीं होगा कि इसके राज्य के हिसाब से नहीं है, उसको चलना तो राज्य के कार्यकारी हिसाब से है, लेकिन हाँ उसको कुछ मामलों में उसकी स्वायत्तता प्रदान की गई है। दूसरा है राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को संगठित पुनर्गठित करने का अधिकार होगा। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों को संगठित करने और पुनर्गठित करने की शक्ति किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। इस प्रकार वह इनके क्षेत्रों को घटा बढ़ा सकता है, उनके नाम बदल सकता है और सीमाओं को भी परिभाषित कर सकता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को घटा बढ़ाना, नाम बदलना और सीमाओं को परिभाषित करना किसकी शक्ति है, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, संसद या राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा राज्यपाल। यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियाँ हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में भी विभाजित कर सकता है। मान के चलो कि कोई एक्स जिला है, मतलब वाई राज्य का कोई एक्स जिला है, तो उस एक्स जिले में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अलग अलग जनजाति के, तो वो इस जिले को भी अलग अलग स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक स्वायत्त जिला जो है उसमें 30 सदस्यों वाली एक जिला परिषद होगी, ठीक है, जिसमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे। मतलब 30 में से 4 तो हो गए आपके नामित, ठीक है। बाकी शेष जो 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, जब तक कि परिषद पहले भंग न हो जाए, और मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन करती है। वे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज जैसे मामलों का कानून बना सकते हैं। राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे किसी भी कानून पर, ठीक है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर जनजातियों के बीच मुकदमों मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषद या अदालत का गठन कर सकते हैं। ये अदालत अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल की भूमिका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन या 6th शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा है। जिला परिषदें जिले में प्राथमिक विद्यालय, बाजार, हाट, मत्स्य पालन, सड़कें स्थापित करना, निर्माण प्रबंधन कर सकती है। ये गैर आदिवासी द्वारा धन उधार देने और व्यापार पर नियंत्रण के लिए भी नियम बना सकते हैं कि कौन से गैर आदिवासी इनको ऋण उधार दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व का आकलन और संग्रहण करने का भी अधिकार है। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिला परिषद पर लागू नहीं होते, ठीक है, या होते हैं तो अपवादों के साथ लागू होते हैं। राज्यपाल स्वायत्त जिला क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। यह आयोग की सिफारिश पर जिला व क्षेत्रीय परिषदों को भंग भी कर सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को अपने पास रखना। दूसरा परमादेश, हम आदेश देते हैं। तीसरा है निषेध, प्रमाणित किया जाना। चौथा है अधिकार, वारंट हो या किस अधिकार से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से करते हैं। रिट जो होते हैं उनके टाइप्स और उसके क्या क्या प्रभाव हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट जो होते हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। कौन दे सकती है, संसद, ठीक है। ये इफेक्ट यहाँ पे राष्ट्रपति भी आ सकता है इसकी जगह, तो आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसीलिए केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार था, लेकिन बाद में ये सभी हाईकोर्ट तक जा चुका है। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब यदि पूछा जाए कि ये रिट जो है वो किस कानून से उधार लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटिश कानून या अंग्रेजी कानून से उधार लिया गया है, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि विशेषाधिकार रिट कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अंग्रेजी कानून से।
इन्हें इंग्लैंड में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें राजा के विशेषाधिकार के तहत जारी किया गया था, ठीक है। जिन्हें न्याय का स्रोत माना जाता है, किसको? वहाँ पे राजा को। आज भी ये कहा जाता है। बाद में उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए असाधारण उपायों के रूप में रिटों को जारी करना शुरू कर दिया, तो वहीं से भारत ने भी लिया। सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 मामलों में भिन्न है। कौन कौन से मामले हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। जबकि जो उच्च न्यायालय है वो न केवल मौलिक अधिकार बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति के एक सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन को संदर्भित करती है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ संविधान मतलब मौलिक फंडामेंटल राइट से संबंधित मामले, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो सामान्य कानूनी मामलों पे भी रिट जारी कर सकती है, ठीक है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र जो है वो उच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र जो है वो उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, ठीक है। उच्च न्यायालय का अधिक व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर तभी जाएगा जब कार्रवाई का कारण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न हुआ हो। मतलब जैसे कोई जैसे एमपी का हाई कोर्ट है, तो एमपी का हाई कोर्ट सामान्यतः एमपी में रहने वाले एमपी के क्षेत्र में ही करेगा, लेकिन यूपी का कोई व्यक्ति यदि वो इस एमपी के किसी कानून से संबंधित हुआ तब इसके संबंध में वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार जो है वो क्या है? उच्च न्यायालय से व्यापक है। तो क्षेत्रीय अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट से अधिक व्यापक है, लेकिन जो रिट अधिकार क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से संकीर्ण है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उपाय अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, सही बात है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, उसको इसका उपयोग करना ही होगा। जबकि 226 के तहत उपाय जो है वो विवेकाधीन है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग में इससे इनकार भी कर सकती है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को केवल अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता, बल्कि उच्च न्यायालय को अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में कार्य करता है और उसे इस प्रकार के रिट जारी करना ही होता है, ठीक है, वो मना नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। इस प्रकार की रिट में जो पहला था हमारा हेवियस कॉर्पस, तो हेवियस कॉर्पस कैसे बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को अपने पास रखना, ठीक है। यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को जारी किया गया आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है कि वह उसके शव को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। उसके बाद न्यायालय हिरासत के कारण और वैधता की क्या करता है, यहाँ पे जांच करता है। यदि हिरासत अवैध पाई गई तो वह हिरासत में रखे गए व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। इस प्रकार यह रिट मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के विरुद्ध है और स्वतंत्रता कवच के रूप में कार्य करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ साथ यह निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध है। मतलब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण प्लस निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। दूसरी ओर रिट तब जारी नहीं कर सकती है जब हिरासत वैध हो, मतलब आपने केस लड़ लिया और उसके बाद आपको लीगल रूप से कस्टडी मिली है तो आप ये रिट जारी नहीं कर सकते। दूसरा, कार्यवाही न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना से संबंधित, यानी किसी व्यक्ति ने न्यायालय की अवमानना कर दी तो फिर आप इस रिट को लेके नहीं जा सकते, नहीं इस प्रकार से विधानमंडल की अवमानना के माध्यम में होगा। तीसरा है हिरासत सक्षम न्यायालय के द्वारा की गई हो, ठीक है, या हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर की हो तो भी नहीं। बाहर मतलब जैसे विधानमंडल के माध्यम से अवमानना हुई हो तो वो मामले इसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरा है मैंडेमस, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ तो है हम आदेश देते हैं, जैसे में हिंदी में बोलते हैं परमादेश। तो क्या होता है ये? न्यायालय के द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जिसमें उसे अपने अधिकार कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है, जिससे वह पूरी तरह विफल रहा है या मना कर रहा है। मान के चलो कोई सरकारी अधिकारी है, आप उसके पास गए, बोले ये डॉक्यूमेंट करना है, बनाना है, वो मना कर देता है तो आप कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट में आप लगाएंगे तो वो परमादेश बोलेगा भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो उससे बोलेगा करने के लिए, ठीक है। इसे किसी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण, सरकार के विरुद्ध किसी भी उद्देश्य से जारी किया जा सकता है, ठीक है।
परमादेश रेट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती कि आप बोलो कि भाई तू मेरा काम क्यों नहीं कर रहा, तो वो इसकी मर्जी ही नहीं करेगा। दूसरा, विभागीय निर्देश लागू करने के लिए वैधानिक बल नहीं रखता है। जब कर्तव्य विवेकाधीन हो तो वो अनिवार्य नहीं है। जैसे मान के चलो कि कोई एक्स कार्य है, वो इस व्यक्ति का विवेकाधीन है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो आप फिर नहीं जा सकते कि भाई तू कर ही कर ऐसा। फिर होता है कि संविधात्मक दायित्व लागू करने के लिए भी नहीं जा सकते। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी आप नहीं कर सकते, और न्यायिक सक्षमता से कार्य कर रहे किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है प्रोविज़न यानी प्रतिषेध। ये क्या है? इसका शाब्दिक होता है निषेध करना, मतलब उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो तो उसके अतिक्रमण से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब कोई एक से है, कोर्ट है, अब वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो उच्च न्यायालय क्या करेगा? उसको रोकेगा कि नहीं भाई ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार परमादेश के विपरीत जो गतिविधि को निर्देशित करता है, निषेध निष्क्रियता को निर्देशित करता है। ठीक है। निषेधाज्ञा रीट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। मतलब इसे प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए यहाँ पे कि क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो आपका जो प्रोविज़न है वो सिर्फ और सिर्फ क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल निकायों के खिलाफ ही होगा, न कि प्रशासनिक अधिकारी, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ। अगला है सरसरी। सरसरी क्या होता है? सरसरी का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित होना। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले अदालत या न्यायाधिकरण को या उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए या किसी मामले या उसके आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। यह अधिकार क्षेत्र की अधिकता या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानूनी त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रकार निषेध के विपरीत जो केवल निवारक है, जो उत्प्रेषण है, इसका नाम उत्प्रेषण है। ठीक है। सरसरी को उत्प्रेषण कहते हैं। उत्प्रेषण पत्र निवारक और उपचारात्मक दोनों है। मतलब कैसे? जिस प्रकार निषेध में हम देख रहे थे कि उनको उनके कार्य के मतलब अतिक्रमण करने, मतलब उनके क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोक रहा था, ये उनके कार्य को रोकता तो है, साथ में खुद के पास मंगवाता है और खुद कार्य करता है, तो उपचार भी दे रहा है। इसी प्रकार सरसरी या उत्प्रेषण जो है वो निवारक के साथ साथ उपचारात्मक भी है, जबकि जो प्रोहिबिशन है तो प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ देखा जाए तो निवारक है। पहले जो उत्प्रेषण पत्र केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के खिलाफ ही जारी किया जाता था, जैसे प्रोहिबिशन के मामले में था, लेकिन आगे जाके इसको प्रशासनिक मामले में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उत्प्रेषण तख्त व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। निषेध की तरह उत्प्रेषण विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला विषय है क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार या वारंट के द्वारा, यानी न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच की जाती है। मतलब कोई एक्स व्यक्ति है, वो किस अधिकार से इस पद पर बैठा है। मान के चलो कोई जिला कलेक्टर है, तो कैसे बैठा है इस कुर्सी पर, तो उसकी जांच करना न्यायालय का कार्य है। यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध हड़पने को रोकने के लिए यह किया जाता है। रीट केवल एक स्थायी चरित्र मूल के सार्वजनिक पद के मामले में जारी कर सकते हैं जो किसी कानून या संविधान द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो सार्वजनिक पद के मामले में जारी किया जा सकता है। इसे मंत्री पद या निजी पद के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रीट के विपरीत इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति मांग सकता है। ठीक है, क्योंकि बाकी रीट जो होता है उसमें प्रताड़ित व्यक्ति ही देखा जाए तो विक्टिम ही कर सकता है अप्लाई। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ एक बार देखते हैं कि इसमें क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था। तो पहला है हेवियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी। बिल्कुल ये सही मैच है, हमको गलत मैच करना है। दूसरा है मेंडेमस या परमादेश, इसका मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं, वी कमांड। यस, ये भी सही है। तीसरा है प्रोविज़न या निषेध। निषेध क्या है? प्रमाणित किया जाना। नहीं, प्रमाणित किया जाना कैसे होता है? उत्प्रेषण में आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं सर्जरी। ठीक है। चौथा है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में वाई दे अथॉरिटी। बिल्कुल ये कथन भी सही है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सी, जो कि गलत मैच है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन धन विधेयक से संबंधित है। क्वेश्चन है द मनी बिल इज डिफाइंड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
109 में, 110 में, 111 में और 112 में। तो आपको पता है 110 में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ते ताकि हमारा आगे आने वाला यदि कोई विषय डेप्थ में हो तो वो सही हो सके। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो 109 आर्टिकल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित या सभी या किसी मामले से निपटने के लिए केवल प्रावधान हो। कौन कौन से? कि वह केवल किसी कर के अधिरूपण, उसके उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित हो। वह संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन से संबंधित हो। वह भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, किसी ऐसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन की निकासी से संबंधित हो। संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, भुगतान और धन की निकासी। भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित हो। भारत की संचित निधि पर लगाए गए किसी व्यय की उद्घोषणा से, मतलब यदि संचित निधि पर कोई व्यय की उद्घोषणा हो तो उससे संबंधित हो। संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते में धन की प्राप्ति, मतलब आपका जो संचित निधि है भारत का सार्वजनिक खाता है, उसमें कोई धन आया तो उसकी प्राप्ति से, उस धन की अभिरक्षा जारी करने से या जारी करने से संबंधित हो। ऊपर बताए गए किसी मामले में संबंधित कोई भी मामला हो तो वो धन विधेयक कहलाता है। लेकिन धन विधेयक को केवल इस आधार पर धन विधेयक नहीं माना जाता है कि वह मतलब यदि कोई जुर्माना हुआ या आर्थिक दंड लगाया तो इसीलिए धन विधेयक नहीं मान लिया जाएगा, या फिर किसी लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवा के लिए फ़ीस की मांग की गई आपने, जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और आपने वहाँ पे जाके फ़ीस की मांग की आपसे, तो उसको वो चीज़ को धन विधेयक में नहीं आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, स्थानीय प्रायोजन के लिए जो स्थानीय प्राधिकरण निकाय द्वारा कर अधिरूपण, उन्मूलन, छूट और विनियमन से संबंधित मामले भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते। 3 विषय ध्यान रखिएगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। किसका अंतिम होता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय। इस संबंध में उनके निर्णय पर किसी भी न्यायालय या संसद के किसी भी सदन या यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जब कोई धन विधेयक सिफारिश के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो अध्यक्ष उसे धन विधेयक के रूप में अनुमोदित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए और बी को देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र है। तो ये कथन एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। तो ये कथन गलत है क्योंकि 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अकेला नहीं, हाई कोर्ट भी इस प्रकार के मामलों की जांच कर सकता है। तो ये कथन अपने आप में गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपने आप में सही कथन है क्योंकि भारत में फेडरल शासन को अपनाता है भारत। तो फेडरल जो गवर्नमेंट होता है उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि संविधान की सर्वोच्चता और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका एक काम है, वो काम क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, उसका संरक्षण बनाए रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कब? 24 अप्रैल को किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 43A। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये बिल्कुल 43A इसका सही जवाब होगा। और जो आर्टिकल है उनको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे अनुच्छेद जो 39A है वो क्या बोलता है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, मतलब गरीबों को न्याय तक पहुंच होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, न्याय तक पहुंच के लिए ये आर्टिकल जोड़ा गया। अगला आर्टिकल था 45 क्या बोलते हैं? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट देयर एज 6 ईयर, मतलब 6 साल तक उन्हें इस प्रकार की केयर को मिलना चाहिए क्योंकि बच्चे अपना ध्यान कैसे रखेंगे कुछ छोटी उम्र में। तो ये 45 में है। आर्टिकल 38 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर
permitted by justice, social, economic and political and minimize inequalities in income status and facility opportunity। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पिछली सीरीज में भी हमने प्रीएम्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने बताया था, लेकिन इस बार फिर से इसका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। तो वो कानून ये लागू करने योग्य है, लागू करने योग्य नहीं है, ये विशेष परिस्थितियों में लागू की जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार देखते हैं, इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में विवादों में से एक ये कि संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो वेरूवारी यूनियन मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान के कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है। इस प्रकार संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। इसके अलावा जहाँ किसी भी अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट हैं या एक से अधिक अर्थ में सक्षम है, वहाँ व्याख्या में कुछ सहायता प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना के महत्व की इस मान्यता के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये कब बोला था? वेरूवारी मामले में बोला था। आगे जाके केशवानंद भारती केस हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसने टिप्पणी की कि प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टिकोण है और व्याख्या के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो ये संविधान का भाग है। LIC मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, संविधान के किसी अन्य भाग की तरह प्रस्तावना भी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित की गई थी, लेकिन संविधान के बाकी हिस्सों के पहले से ही अधिनियमित होने के बाद प्रस्तावना को अंत में सम्मिलित करने के कारण यह सुनिश्चित करना था कि संविधान सभा द्वारा बनाए गए अनुरूप हो। प्रस्तावना को मतदान के आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष ने प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इसके बावजूद हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, मतलब ऐसा नहीं है कि संसद को जो शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ऐसा नहीं कि इससे संसद को शक्ति प्राप्त होती है, नहीं। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, यह गैर न्याय संगत है। ठीक है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। तो आपका प्रश्न ये था कि संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है। तो यह लागू करने योग्य नहीं है, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, इसको आप न्यायालय में जाके लागू नहीं करवा सकते। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। जो फंडामेंटल राइट है उसको आप लागू करवाने के लिए इन्फोर्समेंट करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। जो DPSP है उसको आप नहीं जा सकते। ठीक है, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके लिए भी नहीं जा सकते, और साथ ही प्रस्तावना के लिए भी आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यह आर्टिकल राज्य की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिन पर राज्य की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी हैं, उसको हम अगले लेक्चर में और डिटेल में देखेंगे। यदि बात की जाए राज्यपाल के पद की शर्तों की या कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस की, तो 21 आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल है 158 में बताया गया है। वहीं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये बताया गया है 156 में बताया गया है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। इसमें हमने बहुत सारे विषयों को सम्मिलित किया। इसी प्रकार आगे आने वाली सीरीज़ में धीरे धीरे करके आपके पॉलिटी के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द और नई सीरीज़ों को चालू कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।